नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं समायोजन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये भाग 1 है। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के आपको टॉपिक वाइज प्रश्न लेकर डेली आ रहे हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक वाइज प्रश्न बनाए हैं, यदि आपको उसके वीडियो देखने हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर जाकर टॉपिक वाइज प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लिखा हुआ है, जाकर आप क्लिक करिएगा तो 18 वीडियो वहाँ पर आपको मिलेंगे। कौन कौन सी वीडियो हम बना चुके हैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न आपको दे चुके हैं, अधिगम से संबंधित प्रश्न मिल चुके हैं। वहाँ पर विभिन्न अधिगम के सिद्धांतों को और किन किन नामों से जाना जाता है, अधिगम के सिद्धांत, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न, बुद्धि से संबंधित प्रश्न, अधिगम अक्षमता से संबंधित प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। इदम, अहम, पराहम को हमने आसान भाषा में आपको समझाया है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। एनसीएफ 2005, 2009, आरटी से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। अभिप्रेरणा, चिंतन, व्यक्तित्व, इन सभी टॉपिक वाइज प्रश्न आपको प्ले लिस्ट पर जाकर आप इन सभी वीडियोज़ को 1 बाय 1 देख सकते हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। आज आपके सामने समायोजन से संबंधित 30 प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि भाग 1 ही आपको मिलेगा, आगे भी आपको इससे संबंधित वीडियोज़ मिलने वाले हैं। पहले हम सरल प्रश्नों को लेंगे, फिर उससे टफ प्रश्नों को लेंगे, ऐसे ही आगे की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, क्योंकि यह हस्तलिखित नोट्स में ज़्यादा टाइम लगता है और इंपॉर्टेंट सारे के सारे प्रश्न हैं, तो स्किप नहीं करना है। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। और अभी तक हमारे सेकंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक के सभी वीडियोज़ मिलेंगे 1 बाय 1। तो सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक वहाँ पर आपको कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समायोजन शब्द को कितने नामों से जाना जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समायोजन किसे कहते हैं। समायोजन एक व्यक्ति जो अपने आप को या अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति के साथ संतुलित या अनुकूलित कर लेता है, अर्थात व्यक्ति में शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता हो, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? समायोजित व्यक्ति कहते हैं। यदि साधारण तौर पर हम जानें तो समायोजन वातावरण के अनुरूप ढलना, यानी कि आप शैशवावस्था में हो, चाहे आप बाल्यावस्था में हो, चाहे आप किशोरावस्था में हो, आप शारीरिक और मानसिक रूप से यदि आप उस वातावरण के अनुरूप आप ढल जाते हैं तो उसे ही समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही समायोजन कहते हैं। चाहे आप शैशवावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो या फिर किशोरावस्था में हो, जैसा वातावरण हो वैसे वातावरण में आप यदि ढल रहे हैं तो उसे ही समायोजन कहते हैं। ये हुआ सरल भाषा में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि समायोजन शब्द को कितने नामों से जाना जाता है। आपके सामने 4 विकल्प है, सामंजस्य, व्यवस्थापन, अनुकूलन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए, समायोजन को सामंजस्य, व्यवस्थापन और अनुकूलन, इन तीनों के नाम से जाना जाता है समायोजन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। कौन सा कथन गलत है समायोजन के संदर्भ में? यहाँ संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह समस्या समाधान करता है, समायोजन बिल्कुल सही है। यहाँ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो यह जो तीसरा वाला विकल्प है, जो समायोजन है दोस्तों, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती ना कि नहीं होती है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार समायोजन एक रिक्त स्थान प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अधिगम, श्रेष्ठता प्राप्ति है, तनाव दूर है या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा, स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहे हैं कि किसके अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। तो राइट आंसर होगा स्किनर। यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए, इसको परिभाषा में कन्वर्ट करें तो इस प्रकार प्रश्न बनेगा कि किसके अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, तो आपको पता होना चाहिए स्किनर के अनुसार। यदि प्रश्न में पूछे कि समायोजन एक रिक्त स्थान प्रक्रिया है तो वो अधिगम प्रक्रिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो बालक अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्रायः अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यहाँ यांत्रिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षतिपूर्ति, शोधन, औचित्य स्थान या फिर प्रक्षेपण? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर
प्रक्षेपण करने की पद्धति। यदि हम इसको और सरल भाषा में जाने तो अपनी कमियों व दोषों को दूसरों पर डालना ही प्रक्षेपण करने की पद्धति होती है। उदाहरण के तौर पर हम जाने, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपको नाचना नहीं आता है, फिर भी आप किसको दोष दे रहे हो? आंगन को, कि आंगन तो टेढ़ा है इसलिए हम नाच नहीं पा रहे, यानी कि अपनी कमियों व दोषों को दूसरे पर आप डाल रहे हैं। तो ये बालक किसके अंतर्गत आते हैं? प्रक्षेपण करने की पद्धति के अंतर्गत आते हैं। एक उदाहरण से और आप समझ सकते हैं कि छात्र किसी परीक्षा में असफल होने पर कहता है कि अगर गणित वाले सर ने अच्छा पढ़ाया होता तो आज मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। तो इस उदाहरण से क्या स्पष्ट होता है? इससे तो यही स्पष्ट होता है कि अपनी कमियों व दोषों को दूसरे पर बच्चा डाल रहा है। और प्रश्न में भी यही बताया गया है कि जो बालक अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्रायः अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, यानी कि अपनी कमियां तो व दोषों को तो नहीं देखते हैं, वो दूसरों पर ही अपनी कमियां व दोषों को डाल देते हैं। ऐसे बच्चे किसके अंतर्गत आते हैं? कौन सी पद्धति या फिर कौन सी विधि के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा, ये प्रक्षेपण करने की पद्धति या फिर प्रक्षेपण करने की जो विधि है उसके अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समायोजित व्यक्ति के लक्षण नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा लक्षण समायोजित व्यक्ति का नहीं है? वहाँ पूर्णतः संतुलित रहते हैं, समस्या का समाधान नहीं करते हैं, सदैव परिस्थिति का ज्ञान रखते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा समस्या का समाधान नहीं करते हैं समायोजित व्यक्ति, यहाँ लक्षण नहीं है। देखिए जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण है उनके बारे में आपको वन बाय वन बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जो समायोजित व्यक्ति के लक्षण होते हैं वहाँ पूर्णतया संतुलित रहते हैं, समस्या का समाधान कर लेते हैं, सदैव परिस्थिति का ज्ञान रखते हैं, महत्वाकांक्षी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। समायोजित व्यक्ति संवेगात्मक रूप में स्थिर होते हैं, समाज के प्रत्येक व्यक्तियों व सदस्यों का ध्यान रखने वाले होते हैं, पर्यावरण तथा परिस्थिति से प्रायः लाभान्वित रहते हैं, सदैव संतुष्ट तथा सुखी रहने वाले होते हैं, साहसी होते हैं, परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करने वाले होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता रखने वाले होते हैं, और स्वयं के गुण और कमियों की समझ रखने वाले होते हैं। ये 10 से 12 पॉइंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो दूसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न परिस्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान देना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। समायोजन को कौन बढ़ावा देती है? उत्सुकता, जुनूनी विचार, बीमारी, या फिर भय और चिंता से मुक्त। तो राइट आंसर होगा भय और चिंता से मुक्त समायोजन को बढ़ावा देती है। इंपोर्टेंट है, राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक है। यहाँ पर कौन समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक है? शारीरिक, मानसिक, वातावरणीय, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। जन्मजात कारक, शारीरिक कारक, आनुवांशिक कारक एवं वातावरणीय कारक और मानसिक कारक, ये सभी समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? कुसमायोजन कहलाता है, दिमागी आरोग्यता कहलाता है, अधिगम कहलाता है, या फिर द्वंद्व कहलाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ दिमागी आरोग्यता कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में प्रत्यक्ष समायोजन के बारे में पूछा गया है, कौन सा तरीका है? प्रक्षेपण है, दमन है, प्रतिगमन है, या फिर लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है? सबसे पहले एक छोटी सी डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रक्षात्मक युक्ति कितने प्रकार की होती हैं? तो याद रखिएगा, रक्षात्मक युक्ति 2 प्रकार की होती है। इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रक्षात्मक युक्ति को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, रक्षात्मक युक्ति को समायोजन की पद्धतियाँ, मनोरचनाएँ और विधियाँ के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रक्षात्मक जो युक्ति है जो 2 प्रकार की होती है वो कौन कौन सी होती है, इसके बारे में आपको पता
पता होना चाहिए। पहला होता है प्रत्यक्ष उपाय और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष उपाय। दोनों के बारे में आपको बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष उपाय के बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन से तरीके आते हैं, बाधाओं को नष्ट या दूर करना, अन्य मार्ग खोजना या कार्यविधि परिवर्तन, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और विश्लेषण एवं निर्णय, ये प्रत्यक्ष समायोजन कह लीजिए या फिर प्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप इन चारों विकल्पों के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि लक्ष्यों का प्रतिस्थापन ये तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। प्रक्षेपण, दमन और प्रतिगमन, ये तीनों ही अप्रत्यक्ष तरीकों के अंतर्गत आते हैं या फिर कह लीजिए कि अप्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तनाव कम करने में कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो राइट आंसर होगा दोनों। तनाव कम करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न में पूछा जाता है कि तनाव कम करने की कितनी विधि होती है, कितनी विधि होती हैं? तो याद रखिएगा 2 विधि होती। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। अब बात करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में कौन कौन सी विधियाँ आती है और अप्रत्यक्ष विधि में कौन कौन सी विधियाँ आती है तनाव कम करने में। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि के बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें बाधा निवारण विधि, उपाय खोज विधि, लक्ष्य प्रतिस्थापना विधि और व्याख्यान विधि, ये 4 विधि आती है प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष विधियों में कौन कौन सी विधि आती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शोधन विधि, आत्मीकरण विधि, दमन विधि, प्रक्षेपण विधि और क्षतिपूर्ति पद्धति, ये सभी किसके अंतर्गत आती है? कौन सी विधियां हैं ये अप्रत्यक्ष विधियां हैं। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, तनाव कम करने की 2 विधियां होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इनमें और भी विधियां आती हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट है, जो संघर्ष हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 5, 3, 9 या फिर 12? तो राइट आंसर होगा हमारा 3। याद रखिएगा, संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उपागम, उपागम संघर्ष, दूसरा होता है परिहार, परिहार संघर्ष और तीसरा होता है उपागम परिहार संघर्ष। याद रखिएगा 3 प्रकार के संघर्ष होते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, उपागम, उपागम संघर्ष, दूसरा होता है परिहार, परिहार संघर्ष और तीसरा होता है उपागम परिहार संघर्ष। ये 3 प्रकार के संघर्ष होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छे समायोजन की विशेषता है। यहाँ पर अच्छे समायोजन की आपको विशेषता बताना है, क्या होगा? संवेगात्मक, सहनशीलता, अनियमित दिनचर्या या फिर ये सभी? तो राइट आंसर होगा हमारा सहनशीलता। याद रखिएगा, जो अच्छे समायोजन की विशेषता होती है वो सहनशीलता होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कुसमायोजित व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है? अब कुसमायोजित व्यक्ति क्या होता है? मैंने आपको समायोजित व्यक्ति के बारे में बताया, उसका उल्टा कर लीजिए, उसी को ही कुसमायोजित व्यक्ति कहते हैं। अब आपको यहाँ पर उसकी विशेषता बताना है, क्या होती है? सृजनशीलता का अभाव होता है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है, नकारात्मक सोच रखने वाला होता है या फिर उपरोक्त तीनों? तो बिल्कुल सही है, उपरोक्त तीनों। जो कुसमायोजित व्यक्ति होता है वो सृजनशीलता का उसमें अभाव होता है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है और नकारात्मक सोच रखने वाला होता है कुसमायोजित व्यक्ति। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त तीनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शुरुआत सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बियर्स द्वारा, ड्रेवर द्वारा, हेडफील्ड द्वारा या फिर क्रो एंड क्रो द्वारा? तो राइट आंसर होगा हमारा बियर्स द्वारा। याद रखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शुरुआत सर्वप्रथम बियर्स वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? मैंने रक्षात्मक युक्ति के बारे में आपको बताया था, यह 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय। रक्षात्मक युक्ति को और किस किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। समायोजन की पद्धतियाँ, मनोरचनाएं और विधियाँ, इस नाम से भी रक्षात्मक युक्ति को जाना जाता है। अब आपको बताना है कि रक्षात्मक युक्ति के अंतर्गत कौन सी युक्ति नहीं आती है। क्षतिपूर्ति, साहचर्य, दातम्य या फिर औचित्य स्थापना? तो राइट आंसर होगा साहचर्य। याद रखिएगा, रक्षात्मक युक्ति साहचर्य नहीं है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि, यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के बारे में पूछा गया है और इसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। इसके अंतर्गत कौन कौन से तरीके आते हैं वो तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। प्रतिगमन, शोधन, बाधा निराकरण या फिर प्रक्षेपण। तो आपने देखा होगा मैंने आपको 4 तरीके बताए थे, जिसमें एक तरीका था बाधा निराकरण या फिर बाधाओं को नष्ट या दूर करना, और यही प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है समायोजन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तीसरा वाला होगा। बाकी प्रतिगमन, शोधन और प्रक्षेपण ये तीनों ही अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आते हैं, तो इन सभी को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या फिर उदातीकरण। तो राइट आंसर होगा हमारा उदातीकरण। उदातीकरण तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। उदातीकरण को शोधन या फिर मार्गांतीकरण के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, उदातीकरण को शोधन या फिर मार्गांतीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तनाव कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तनाव कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत विधि कहलाती है, रक्षात्मक यांत्रिका कहलाती है, दोनों कहलाती या फिर दोनों नहीं कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये व्यक्तिगत विधि कहलाती है। तनाव कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग व्यक्तिगत विधि कहलाते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं रिक्त स्थान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दमन का है, प्रतिगमन का है, युक्तिकरण का है या फिर प्रतिक्रिया निर्माण का है? तो राइट आंसर होगा हमारा युक्तिकरण का। अंगूर खट्टे हैं ये युक्तिकरण का उदाहरण है। अब युक्तिकरण किसे कहते हैं? यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि युक्तिकरण को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, तर्क संगतिकरण, तार्किकरण और औचित्य स्थापन की विधि के नाम से भी जाना जाता है युक्तिकरण। इस विधि में प्राणी अपनी सफलता के वास्तविक कारणों को छिपाता है तथा उसी वस्तु या पद में दोष लगाने का प्रयास करता है, तब इसे युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण या फिर औचित्य स्थापन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख ही चुके होंगे, अंगूर खट्टे हैं। और भी उदाहरण है, जैसे कि मकान बनाने की इच्छा पूरी न होने पर अपने कच्चे मकान में ही सुख बताना ही असली सुख तो कच्चे मकान में ही है, ऐसा कहना, ये किसके अंतर्गत आता है? युक्तिकरण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक है? आर्थिक, शारीरिक असामान्यता, जल व विद्युत अभाव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले कुंठा होता क्या है? भग्नाशा ही कुंठा है। अब भग्नाशा या फिर कुंठा किसे कहते हैं? बार बार कोशिश करने के बाद भी जब प्राणी असफल हो जाता है तो वह अपने आप में विश्वास खो बैठता है, निराश हो जाता है। इसी निराशा की स्थिति को भग्नाशा या फिर कुंठा कहते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न में पूछा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक है? तो राइट आंसर होगा हमारा शारीरिक असामान्यता। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अपराधी बालकों के उपचार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इंपोर्टेंट है। यहाँ पर अपराधी बालकों के उपचार की सर्वोत्तम विधि के बारे में पूछा गया है। व्यक्ति इतिहास विधि, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर व्यक्ति इतिहास विधि। अपराधी बालकों के उपचार की जो सर्वोत्तम विधि होती है वो व्यक्ति इतिहास विधि होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है? दूषित पड़ोस, नकारात्मक दृष्टिकोण, दोनों या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दूषित पड़ोस और नकारात्मक दृष्टिकोण, ये दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं। और भी दोस्तों कारक होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, परिवार का कठोर अनुशासन, दूषित पड़ोस, पारिवारिक निर्धनता, विद्यार्थियों में भाषा संबंधित दोष व कमियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ या फिर अंधविश्वास और नकारात्मक दृष्टिकोण, ये सभी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे हम अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये सभी एक एक करके आपको याद कर लेना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण कौन से होते हैं? आत्मसम्मान का ज्ञान, सामंजस्य की योजनाएं, दोनों या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर होगा दोनों, आत्मसम्मान का ज्ञान और सामंजस्य की योजनाएं। और भी पॉइंट हैं और भी लक्षण हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सामाजिक रूप से समायोजित, आत्मसम्मान का ज्ञान, सामंजस्य की योजना, सहनशीलता, आत्मविश्वास व संवेगात्मक परिपक्वता, उत्तम आदतों व सामाजिक गुणों से युक्त, निर्णय शक्ति व दृढ़ इच्छा शक्ति, परिस्थितियों के अनुसार बदलने की योग्यता, आत्म मूल्यांकन की क्षमता और जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण, ये सभी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो दोनों होगा। जितने भी मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ वो सभी आपके माइंड में होने चाहिए। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है समायोजन की समस्या के कारक है। यहाँ पर समस्या के कारक कौन कौन से हैं? तनाव, दुष्टता, कुंठा या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तनाव, दुश्चिंता और कुंठा ये तीनों ही समायोजन की समस्या के कारक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है किसी समाज में आसानी से संबंध बनाने की क्षमता कहलाती क्या कहलाती है? सावयिक बुद्धि, बौद्धिक अभिक्षमता या फिर आध्यात्मिक क्षमता? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सावयिक बुद्धि। याद रखिएगा, किसी समाज में आसानी से संबंध बनाने की क्षमता को सावयिक बुद्धि कहते हैं या फिर सावयिक बुद्धि कहलाती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है दमन एवं समन प्रकार है। अभिप्रेरणा के हैं, समायोजन के हैं, रक्षा युक्ति के हैं या फिर शिक्षण विधियां के हैं, इम्पोर्टेंट हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा रक्षा युक्ति के या फिर रक्षात्मक युक्ति के प्रकार है दमन एवं समन। मैंने आपको बताया था कि ये दो प्रकार की होती है, रक्षात्मक युक्ति, प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय। यहाँ पर मैं आपको प्रत्यक्ष उपाय के बारे में बता चुका था। यहाँ पर जो दमन और समन है ये अप्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत आते हैं। और कौन कौन से आते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तादात्म्यकरण विधि, पलायन, कल्पना प्रवाह, शोधन, प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि, प्रक्षेपण करने की पद्धति, दमन करने की पद्धति, समन करने की पद्धति, प्रतिगमन स्थापित करना, तर्क संकतीकरण, समझौतावादी उपाय, क्षतिपूर्वक पद्धति, प्रतिक्रिया निर्माण, वास्तविकता अस्वीकरण और आक्रामक उपाय पद्धति, ये सभी अप्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत आने वाली विधि है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी के अंतर्गत प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया दमन और समन ये रक्षात्मक युक्ति के अंतर्गत आते हैं और ये अप्रत्यक्ष उपाय के भी अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। दमन और समन किसे कहते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले दमन करने की पद्धति किसे कहा जाता है? इस विधि में जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो वह उनका दमन करके समायोजन करने का प्रयास करता है। जब किसी व्यक्ति की कोई ऐसी इच्छा हो जो पूरी नहीं हो पा रही हो तो उस इच्छा को बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है। यानी कि हमारी जो इच्छाएं वो पूरी नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं, उसे बलपूर्वक भुला देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? दमन कहते हैं या वही दमन कहलाता है। यदि उदाहरण के तौर पर जाने तो किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वह हवाई जहाज में यात्रा करे परंतु उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण वहाँ अपनी इच्छा का दमन कर लेता है। दूसरा उदाहरण जाने तो बाजार जाने पर ठेले पर आलू टिकिया के दिखने से खाने की इच्छा हुई लेकिन उस दिन मंगलवार का व्रत होने के कारण इच्छा का दमन कर दिया। यानी कि बलपूर्वक जो हमारी इच्छाएं थी उसको हमने दमन कर दिया। यही क्या कहते हैं? दमन करने की पद्धति कहलाती है। अब बात करते हैं समन। समन करने की पद्धति किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी घटना को दिमाग से यह सोचकर निकाल देता है कि जो होना था वो तो हो गया, अब विचार करना व्यर्थ है। किसी इच्छा का शांतिपूर्वक दमन करना समन कहलाता है। याद रखिएगा, बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है और शांतिपूर्वक दमन करना समन कहलाता है। यानी कि जो होना था वो तो हो गया, यहाँ विचार करना क्या कहलाता है? समन कहलाता है या फिर समन करने की पद्धति के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर हम जाने तो एक व्यक्ति की दुर्घटना में उसकी मोटरसाइकिल बिल्कुल टूट गई। अब वह नई गाड़ी लेना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने की वजह से गाड़ी नहीं ले सकता। तो वह अपने मन को यह कहकर समझाता है कि जो होना था वो हो गया, शायद मेरी किस्मत में गाड़ी है ही नहीं। यह होता है, यह किसके अंतर्गत आता है? यहाँ समन करने की पद्धति के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको दमन एवं समन दोनों प्रकार की पद्धति समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा युयुत्सा के मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? भय, क्रोध, ईर्ष्या या फिर प्रेम? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, क्रोध। निम्न में से क्रोध युयुत्सा के मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। बच्चे जैसा व्यवहार करना किसका उदाहरण है? युक्तिकरण का है, प्रतिगमन का है, प्रक्षेपण का है या फिर विस्थापन का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रतिगमन। प्रतिगमन स्थापित करना, जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना ही प्रतिगमन कहलाता है। यदि हम साधारण तौर पर जाने तो प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ होता है भूतकाल में लौटना, यानी कि जब किसी व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है या फिर कोई तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है तो वो क्या करता है? वो बच्चे की तरह फूट फूट कर रोता है और यही प्रतिगमन कहलाता है। तो यही पूछा गया है कि बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है, तो ये किसका है? ये प्रतिगमन का उदाहरण है। प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ होता है भूतकाल में लौटना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रोजनविंग परीक्षण मापन करता है, ये किसका मापन करता है? रोजनविंग परीक्षण तार्किक का, व्यक्तित्व का, सृजनात्मकता का या फिर कुंठा का? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये व्यक्तित्व का मापन करता है रोजनविंग परीक्षण। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है। सरल सा प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य पूछा गया है बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना या फिर ये सभी? तो राइट आंसर होगा हमारा ये सभी। बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना और बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना, ये तीनों ही परामर्श के उद्देश्य हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। तो आज के जो 30 प्रश्न समायोजन के थे दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। भाग 1 था, भाग 2 हम जल्द ही लेकर आएंगे, जब तक वेट कीजिए। आज की वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है, वीडियो को लाइक कर देना है, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके, हमारे वीडियो का लाभ ले सके। तो आपको सभी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना है और हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना है। कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक के सभी वीडियो आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एनसीईआरटी बुक पर ही आधारित सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।